हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर पी एल सैनी में सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों कैसे हो? आई एम फाइन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन एट योर प्लेस। आपको पता है कोरोना बढ़ रहा है तो अपने आप को सेफ रखें, ठीक है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, और सॉलिड स्टेट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, बात करते हैं उसकी। तो भाई क्या क्या पढ़ा था, याद करो जल्दी। हमने पढ़ा था सबसे पहले जो मैटर होता है वो तीन स्टेट्स में होता है। तो तीन स्टेट कौन कौन सी बताई थी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा था जो सॉलिड है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है। तो इस तरह से हमने सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। चलिए, उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि सॉलिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। हमने उसकी बात जानकारी कर ली थी। और अमॉर्फस सॉलिड में हमने देखा था कि उनमें शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट पाया जाता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स मैं कहूं या मॉलिक्यूल्स कहूं या आयंस कहूं, उनका लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट पाया जाता है, ठीक है। और इसी कारण से अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, और अन्य प्रॉपर्टीज जो कि इस पर डिपेंड करती हैं वो भी सारी अलग होती है। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो टॉपिक में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है। ये क्लासिफिकेशन किया गया है जो सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो अट्रैक्शन के जो फोर्स लगते हैं, उसके बेसिस पे हम इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो ये चार कैटेगरीज कौन कौन सी हैं बच्चों? देखो, 4 कैटेगरीज। जो पहली कैटेगरी होगी, जो इसमें पहली कैटेगरी है, 1 मिनट, जो पहली कैटेगरी है वो कैटेगरी है हमारी मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए, ये हमारी हो गई एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? दूसरी कैटेगरी है इसमें आयनिक सॉलिड। जब मैं लिख दूं मेटेलिक सॉलिड को हम पहले लिख लेते हैं, मेटेलिक सॉलिड। थर्ड हम बोल देते हैं आयनिक सॉलिड। ठीक है। और चौथी जो हम बोलते हैं वो हमारी होगी कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड। एंड फोर्थ वन इज कोवेलेंट। चलिए, अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में बात करते हैं। चलिए, बात करते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, सेकेंड वन, थर्ड वन और ये फोर्थ वन की। चलिए, देखो, ये क्लास आपकी जो आपके 12th के कोर्स से रिलेटेड है तो उस हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमारी जो डे टू डे लाइफ है, यानी हमारी रोज की जो लाइफ है, उसमें भी किसी भी मटेरियल को, किसी पदार्थ को समझने में बहुत उपयोगी होगी। कोई पदार्थ कैसा है, वो इतना टफ क्यों है, वो हार्ड क्यों है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके पीछे कारण क्या है। या मैं कहूँ कि कोई पदार्थ किस चीज़ों से बना हुआ है तो उसकी नेचर कैसी होगी, वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में मालूम करते हैं कि इस पीरियड में या इस क्लास में आने वाला एलिमेंट जो होगा वो कैसा होगा, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वैसे ही अगर हमने इनको पढ़ रखा है तो हम किसी भी जो कंपाउंड है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जान के हम उसकी टेंडेंसी, हम उसकी प्रवृत्ति, हम उसके गुणों के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं। हम बता सकते हैं कि वो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो चलिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भाई जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हम बात करें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। या मैं कहूँ जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे वो बना होता है वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर क्या होंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल। अब ये सॉलिड्स हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरीज में कैसे? इनके बीच में जो लगने वाला, जैसे कि हमने पहले कहा था कि ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। कितना अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच लगता है
या कौन सा लगता है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं उनका भी अगर सब कैटेगराइज कर रहे हैं उनको, तो किस बेसिस पे होगा, वो होगा उनके बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की बेसिस पे। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी जो है, वो पहली कैटेगरी है, यहाँ पे मैं लिखता हूं नॉन पोलर सॉलिड, NON, नॉन पोलर सॉलिड। ठीक है, दूसरी हम जो पढ़ेंगे वो उसकी टेंडेंसी, वो प्रवृत्ति होगी पोलर सॉलिड। वो कौन से होंगे, पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड। ठीक है, तो हमने नॉन पोलर सॉलिड्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद पोलर सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो हम तीसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, यानी वो सॉलिड पदार्थ जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। तो सिर्फ देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में अगर बात करें नॉन पोलर सॉलिड्स की, ठीक है, तो नॉन पोलर सॉलिड्स में कौन कौन से सॉलिड आएंगे, इसमें वो मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन पोलर होते हैं वो सारे इसमें काउंट किए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं नॉन पोलर, जैसे अगर मैं बात करूं हीलियम, ठीक है, देखो ये मॉलिक्यूल्स है, एटम है, तो भी कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत, क्योंकि अगर ये मानो मोनोएटॉमिक है, अगर एक ही एटम है इसमें, तो भी हम इसको इस कैटेगरी में ले रहे हैं। ठीक है, हीलियम है, नियॉन है, H2 है, N2 है, ये सारे के सारे हमारे नॉन पोलर। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉलिड की, तो आप कहोगे कि ये तो गैसेस है, तो फिर हम इन्हें सॉलिड में क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए किसी पदार्थ का सॉलिड, लिक्विड या गैस होना, उसके बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स और उसकी थर्मल एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो अट्रैक्शन फोर्स और थर्मल एनर्जी, उसको थर्मल एनर्जी कितनी दी हुई है, और भी अगर मैं कहूँ तो अगर उसका प्रेशर चेंज कर दें तो उससे भी उनकी स्टेट जो है वो परिवर्तित होती है। तो ये अगर गैस है तो हम इनको अगर सॉलिड में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम इनको उन कंडीशंस में पढ़ रहे हैं जब इन पर इतना प्रेशर है, इतना इनका टेम्परेचर है कि जब ये सॉलिड अवस्था में। जैसे मैं कहूँ आइस या H2O, तो H2O को भी हम हाइड्रोजन बॉन्डेड में सॉलिड में पढ़ेंगे। यानी सॉलिड में पढ़ने का मतलब हुआ हम उसको उन कंडीशंस में पढ़ रहे हैं जब टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम है। ठीक है, तो आप इनको सॉलिड वाली कंडीशंस में मान के चलो। ओके, तो चलिए, तो ये सारे पदार्थ जब सॉलिड है तो ये इनको हम कहेंगे नॉन पोलर सॉलिड। क्यों? क्योंकि इनके जो दो अणु हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स है ना, ऐसा पर्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सिर्फ डिस्पर्सिव अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, जिन्हें हम लंडन फोर्सेस बोलते हैं। तो देखो समझने की कोशिश करेंगे नॉन पोलर सॉलिड्स। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ H2 को मैं बनाता हूँ H और H, ये हमारा हाइड्रोजन का, मान लो कि ये हमारा हाइड्रोजन का अणु है, ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन का अणु है, ये हाइड्रोजन और ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन का अणु। इन दो अणुओं के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है वो लंडन फोर्स होगा या डिस्पर्सिव फोर्सेस होंगे। तो डिस्पर्सिव फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, है ना, बहुत ही वीक होते हैं, कभी होते हैं और कभी नहीं होते। ठीक है, वो सारा हम लंडन फोर्सेस में जो वीक इंट्रैक्शन फोर्सेस हैं उस टॉपिक में उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इनके पीछे बहुत ही कम अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इस तरह की इनकी कहानी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हीलियम की, तो हीलियम में एक परमाणु हीलियम का और उसके बाद दूसरा परमाणु हीलियम का। तो इनमें भी बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। वो कौन से अट्रैक्शन फोर्स होते हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे जब वीक इंट्रैक्शन फोर्सेस को पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। तो देखो भाई, ये है नॉन पोलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो अब बताइए, आप इनकी प्रॉपर्टी बताइए। पहली प्रॉपर्टी है, क्या ये इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर होंगे कि नहीं? ठीक है, इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकेगी जब ये सॉलिड है। मान लो ये सॉलिड है हमारे, इसमें बहुत सारे H2 हैं, ठीक है, और सॉलिड स्टेट में, क्या ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर होगा या नहीं होगा? देखिए, इलेक्ट्रिक कंडेंस के लिए चाहिए होता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो या आयंस हो जो कि मूव कर सकें। जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है, या मैं कहूँ यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रोड और यहाँ पे माइनस, ठीक है, जब इन पे लगाते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन बह सकते हो। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ पे है? यहाँ पे।
तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को तोड़ के जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ही मूव करते हैं, क्योंकि अगर ये तोड़ जाएंगे तो यहाँ से अगर निकलेंगे तो ये तो प्रोटॉन बन गया, ठीक है, काफी अनस्टेबल हो गया, तो ऐसा होता नहीं है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मूव नहीं करते। इसलिए जो अगर हाइड्रोजन का जो हमारे पास ठोस है वो विद्युत का सुचालक होगा कि कुचालक? ऑब्वियसली वो कुचालक होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी का वो इंसुलेटर होगा, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, पहली बात। चलिए दूसरी बात करते हैं, क्या ये कठोर होंगे या सॉफ्ट होंगे? तो पहली बात भाई देखो, अणु के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं, बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स है, तो ये जो सॉलिड होंगे वो कठोर नहीं होंगे, ज्यादा कठोर नहीं होंगे, सॉफ्ट ही होंगे। ठीक है, तो हमने इनकी टेंडेंसी को जान लिया, किसके बेसिस पे? इन पर लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे। तो क्या ये आपके समझ में आया कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं उनको 3 कैटेगराइज में हम डिवाइड करेंगे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। नॉन पोलर सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो उसमें कौन से एग्जाम्पल होंगे? ठीक है, और वो क्या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करेंगे? वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। क्या वो हार्ड होंगे? नहीं, वो हार्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, पोलर सॉलिड। तो चलिए देखते हैं पोलर सॉलिड कौन कौन से होते हैं। देखिए जरा पोलर सॉलिड्स, तो देखो भाई पोलर सॉलिड्स का मतलब होता है वो सॉलिड्स जिनमें द्विध्रुव या डायपोल पाया जाता है। डायपोल की अगर बात करें तो यहां पे मैं लिख सकता हूं SO2, तो ये इसमें डायपोल पाया जाता है, इसलिए SO2 का जो सॉलिड होगा वो डायपोलर सॉलिड होगा। ठीक है, तो डायपोलर सॉलिड इसी तरह से मैं यहां पे लिख सकता हूं। और कौन सा हो सकता है भाई? SO2 के अलावा हम लिख सकते हैं NH3, ये भी हमारा डायपोलर सॉलिड हो सकता है। चलिए तो बात करते हैं इन सॉलिड्स की। तो देखिए भाई SO2 डायपोलर क्यों है, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए। कभी भी SO2 की आप अगर स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऐसे मत बनाते हो, ये तो क्या हो गया? नॉन पोलर, जबकि ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती है। सल्फर के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कोश में? 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमें ऐसी स्ट्रक्चर बनानी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे इसके नॉन पोलर में, और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? पोलर। NH3 की बात करें तो NH3 की स्ट्रक्चर होती है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं H, H और H, तो इसकी स्ट्रक्चर भी पोलर होती है। तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए आगे बात करते हैं भाई। जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनमें यहाँ पे अगर मैं S बनाता हूं, डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे सल्फर पे डेल्टा प्लस और इस पे डेल्टा माइनस, ये दूसरा अणु होगा सल्फर डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस। यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स पाया जाएगा वो डायपोल इंटरेक्शन होगा। जो डायपोल इंटरेक्शन होता है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, एक ही कैटेगरी में ही आता है। तो इस तरह का ये हमारा सॉलिड होगा, तो इनको हम कहेंगे पोलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। चलिए अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। तो क्या ये भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करेंगे? देखो जरा इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ये तुम अगर कहते हो कि इस पे चार्ज है प्लस, इस पे माइनस, इसलिए शो करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये सॉलिड होगा, हमने सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है कि सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी डेफिनेट पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, और अगर मूव करते हैं तो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा इधर उधर ऑसिलेट करते हैं, बाकी ज्यादा मूव नहीं करते। तो ये हमारा SO2 है, और SO2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई? यहाँ पे है, ये है, लेकिन ये फिक्स है। ऐसा नहीं है कि डेल्टा प्लस जो चार्ज है वो चार्ज इधर चला जाएगा या मूव कर जाएगा, नहीं, चार्ज मूव नहीं करेगा। ये चार्ज क्यों आया? क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऑक्सीजन की तरफ खींचे हुए हैं, उसकी वजह से ये चार्ज। ठीक है, तो जब इस पे हम अगर हम इसको चेक करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है या नहीं, ठीक है, वही पॉजिटिव और नेगेटिव डायपोल से इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो नहीं करता है। और करेगा भी क्यों? देखो जरा, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, आयंस है ही नहीं इसमें,
और अगर कहीं पे आयनिक है तो वो डेफिनेट पोजीशन पे फिक्स है, मूव ही नहीं करते। ठीक है, तो कंडक्टेंस के लिए करना चाहिए कि या तो इलेक्ट्रॉन मूव करे या फिर आयन मूव करे। आयन इसमें है नहीं, इलेक्ट्रॉन है, वो फिक्स है, उनकी पोजीशन फिक्स है, फिर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो नहीं करेगा, यानी ये कैसा व्यवहार करेगा, इंसुलेटर की तरह। दूसरी बात करते हैं कैसा होगा भाई, टेंडेंसी कैसी होगी इसकी, ये हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा। तो फिर से हम बात करते हैं भाई वीक इंटरेक्शन फोर्स है, तो ये हार्ड नहीं होंगे, सॉफ्ट ही होंगे। ठीक है, और जब इंटरेक्शन फोर्स कम होते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी लो होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अभी हमने बात की हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में जो अणु है उनके बीच में वीक इंटरेक्शन लगते हैं, डिस्पर्सिव फोर्सेस लगते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस, इसके कारण से वो गैसेस स्टेट में रहते हैं। अगर सॉलिड लेना है तो उन पे प्रेशर बढ़ाना होगा और टेम्परेचर कम करना होगा, यानी उनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी कम होता है। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनकी अपेक्षा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट उनकी बनिस्बत ज्यादा होता है। लेकिन अदर को हम सामान्य को अगर जोड़े तो हम कहेंगे कम होता है। ठीक है, तो ये आपका था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स की। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड भाई हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में आता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए शर्त क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए भाई देखो शर्त है कि किसी भी विद्युत ऋणी परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहना चाहिए, और विद्युत ऋणी परमाणु में हम 3 परमाणुओं को लेते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसको हम याद रखने के लिए बोलते हैं FON, फोन, मतलब फोन वाले एटम होने चाहिए, उनसे हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु माने जाते हैं, जिसमें से फ्लोरीन और ऑक्सीजन तो विशेषकर अगर ऐसा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही होगा। तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ H2O, HOH। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं किससे, ऑक्सीजन से, तो ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हुआ, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो पहली शर्त है कि अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो अब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु दूसरे अणु के अधिक विद्युत ऋणी परमाणु और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चलिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड को दोबारा और समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, जब अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो देखो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ज्यादा होती है तो भाई साथ जगह इलेक्ट्रॉन, साथ जगह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, डेफिनेटली भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस चार्ज। क्लियर है ना। चलिए हाइड्रोजन की बात करते हैं, इस हाइड्रोजन पर अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अट्रैक्ट कर लिया तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस चार्ज। अब यही कहानी भाई इस अणु में होने वाली है, इस अणु का ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को अधिक अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। अच्छा डेल्टा प्लस यहाँ भी होगा और डेल्टा प्लस इस पे भी होगा, सेम होगा भाई, सेम कहानी होगी, यहाँ भी सेम कहानी होगी, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, सॉरी डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। ठीक है, अब देखो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और यही अट्रैक्शन फोर्स हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है और इसको हम आगे पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में, चाहे तो 12th का बोर्ड हो, चाहे 11th हो, चाहे तुम्हारे और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, नीट, ठीक है, जेई, सभी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो इनको और डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी हमारा उद्देश्य यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को समझना नहीं है, अभी तो सिर्फ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को समझना है, तो उसमें टॉपिक है इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दी। तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो जो जल के अणु की अगर मैं बात करूँ, मैं आइस की बात करूँ, तो भाई आइस में क्या होगा, आइस में इस तरह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये अट्रैक्शन फोर्स पाया जाएगा, यानी ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाएगा, ठीक है, या मैं कह दूं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पाया जाएगा। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हमने क्या नाम दे दिया? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। क्या नाम दिया भाई? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। चलो आपको ये तो पता होगा हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमने अभी तक जो ऊपर पढ़े हैं उनकी अपेक्षा स्ट्रांग होता है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स इसमें लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है। तो चलिए भाई बात करते हैं, सबसे पहले वही हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। क्या ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करेंगे? देखिए आयंस है क्या? आयंस, फ्री आयंस तो है नहीं इसमें, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, भाई आयंस तो है नहीं, मॉलिक्यूल्स हैं। क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड हैं बॉन्ड में या परमाणु के पास जुड़े हुए, फ्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये अपने पास अपने इलेक्ट्रॉन खींच के, ये इलेक्ट्रॉन, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच के रखता है और वो बॉन्ड में होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या ठोस H2O जो है वो कंडक्टेंस शो करेगा? कंडक्टेंस शो नहीं करेगा। पहला तो ये कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए कंडक्टेंस शो नहीं करेगा, और दूसरा ये मूव भी नहीं कर सकते, ठीक है, और मूव भी करें तो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो नहीं कर सकता क्योंकि इसमें आयंस नहीं है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो भाई इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो नहीं करेगा, पहली चीज होगी। दूसरी चीज हम बात करते हैं ये हार्ड होंगे कि सॉफ्ट होंगे। तो फिर से हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इनकी अपेक्षा स्ट्रांग होता है, इसलिए ये इनकी अपेक्षा हार्ड होंगे, ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारा 0 डिग्री पे जो H2 है वो 0 डिग्री पर आइस के फॉर्म में होता है, जबकि SO2 और इनकी बात करें तो इनकी जो सॉलिड स्टेट है वो बहुत ही मैं कहूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे वाले टेम्परेचर पर वो सॉलिड स्टेट में होती है, ठीक है। अगला हमारा जो इसी में टॉपिक रहे है आगे जो हम डिस्कस करेंगे, तो क्या करेंगे भाई? मेल्टिंग पॉइंट की, इनका मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो अट्रैक्शन फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट इनके बनिस्पत मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा पाया जाता है। तो ये बात सिर्फ H2O के लिए नहीं है, उन सभी अणुओं के लिए जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, उन सभी के लिए ये लागू होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, इनकी अपेक्षा कठोर होंगे, इनकी अपेक्षा का मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और पोलर सॉलिड्स की अपेक्षा कठोर होंगे, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इनकी अपेक्षा ज्यादा होगा। तो ये दोस्तों था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की चर्चा, ठीक है। मेरा उद्देश्य था इन सभी टॉपिक्स को पढ़ाना, लेकिन अभी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है, तो इसे और कुछ बच्चों की भी आवाज आ रही है तो मैं इसे यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आप इतना पढ़ें, इस चीज को रिवाइज करें। अगली क्लास में हम देखेंगे अपने मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, ठीक है, तो इसको और एक बार देखें, 2 बार देखें और इसे समझने की कोशिश करें। चीजें बहुत आसान है, टफ नहीं है, ठीक है, बस आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। और अपने टाइम को मेंटेन रखो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है, ओके बाय।